दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत में 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक के शासनकाल से संबंधित प्रमुख राजवंशों और शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत में जो वंश रहे हैं उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे संबंधित तथ्यों को। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से जो हम 5 राजवंशों का शासन देखेंगे उनमें पहला है गुलाम वंश जिसमें कुल 11 शासक हुए। दूसरा खिलजी वंश 5 शासक हुए और तुगलक वंश तीसरा जो है दिल्ली सल्तनत का वंश रहा जिसमें 9 शासक थे। और चौथा वंश है सैयद वंश जिसमें कुल 4 शासक हुए और पांचवा लोदी वंश है जिसमें कुल 3 शासक हुए थे। सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। दोस्तों गुलाम वंश जो है इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा और ये कुतुबी राजवंश से संबंधित रहा। 1210 ईस्वी में आराम शाह इसका शासक बना और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी अपनी लाहौर बनाई थी। इसके बाद जो इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश ये शमसी राजवंश से संबंधित रहा। 1210 से 1236 ईस्वी तक इसका शासन रहा और इसने राजधानी को लाहौर के स्थान पर दिल्ली बनाया। 1236 में दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना। उसके बाद 1236 से 1240 तक का शासनकाल रजिया सुल्तान के हाथों में रहा और रजिया के बारे में आप जानते हैं जो है भारत की पहली महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह का शासन रहा और 1240 से 1242 तक इसका शासनकाल। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह का शासन रहा 1242 से 1246। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद ने शासन किया जिसका शासनकाल 1246 से 1266 ईस्वी रहा। इसके बाद दोस्तों देखिए शमसी राजवंश के बाद बलवनी राजवंश का शासन आया। गयासुद्दीन बलवन 1266 से 1287 तक शासक रहा और गयासुद्दीन बलवन के बाद मुइजुद्दीन कैकुबाद 1287 से 1290 तक और 1290 ईस्वी में क्यूमर्स का शासनकाल रहा। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण वंश है दिल्ली सल्तनत का वो है खिलजी वंश। इसमें 5 शासक हुए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन 1290 से 1296 तक रहा। फिरोज जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक बना। इसने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। और देखिए सिहाबुद्दीन उमर ने 1316 ईस्वी में 35 दिन तक शासन किया और उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया और अंत में नसीरुद्दीन खुसरो खान ने 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 तक शासन किया। खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन आया। इसमें कुल 9 शासक हुए। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1325 ईस्वी में शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों 1325 से 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक ने 1388 से 1389 तक शासन किया और गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय ने 1388-89 में शासन किया। अबू बकर शाह ने 1389-90 ईस्वी में और मोहम्मद शाह तृतीय ने दोस्तों 1390 से 94 ईस्वी तक शासन किया। और देखिए तुगलक वंश में अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम ने जनवरी से मार्च 1349 तक शासन किया। इसके अलावा 2 स्वतंत्र शासक रहे। देखिए नसीरुद्दीन महमूद शाह ने 1394 से 1413 ईस्वी तक दिल्ली में शासन किया और नुसरत शाह ने 1394 से 1398 तक फिरोजाबाद में शासन किया था। तुगलक वंश के बाद जो महत्वपूर्ण वंश है सैयद वंश है। सैयद वंश खिज्र खां द्वारा 1414 से 1434 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। खिज्र खां के बाद मुबारक शाह आया जिसने 1421 से 1434 तक शासन किया। इसके बाद मोहम्मद शाह 1434 से 1443 ईस्वी और सैयद वंश में लास्ट में अलाउद्दीन आलम शाह ने 1443 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। लोदी वंश दोस्तों लोदी वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक हुए। बहलोल लोदी इसका शासनकाल 1451 से 1489 तक रहा। फिर सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया और इब्राहिम लोदी ने जो है 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया।
दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के अस्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्काने चहलगानी का गठन, विरोधियों का दमन और नवीन प्रकार के सिक्कों का आरंभ। इसके अलावा इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला ये पहला शासक बना। दोस्तों, गुलाम वंश के प्रमुख सुल्तानों को देख लेते हैं एक नज़र में। देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। ये गुलाम राजवंश का शासक था। दूसरा शासक इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक, ये गुलाम वंश का शासक रहा। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया और मुइजुद्दीन बहराम शाह ने 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन किया और ये गुलाम वंश के प्रमुख शासक थे। पांचवा शासक अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी और नसीरुद्दीन महमूद ने 1246 से 1266 तक, बलवन ने 1266 से 1287 तक और कैकुबाद ने दोस्तों देखिए 1287 से 1290 तक शासन किया और ये सभी गुलाम वंश के शासक रहे। अब आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है गुलाम वंश से संबंधित कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, आपको बताना है। सही उत्तर है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से 1210 ईस्वी इसका शासनकाल था और इसे मोहम्मद गोरी ने शासक नियुक्त किया था। वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया और इस वंश के शासक या संस्थापक गुलाम थे, न कि राजा, इसलिए इस वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को प्रमाण पत्र या इलहत प्राप्त हुआ और खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान करते हुए उसके द्वारा विजित प्रदेशों का उसे शासक घोषित किया और इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर भारत में चांदी का टक्का जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो सही उत्तर है चांदी का टंका इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया। इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए और उसी ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया जिस पर खलीफा का नाम अंकित होता था। इससे पहले सोने के सिक्कों पर नागरी लिपि और हिंदुओं के प्रचलित प्रतीक जैसे शिव का नंदी और चौगान घुड़सवार अंकित होते थे। चांदी का टक्का 175 ग्रेन का होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान की क्रीड़ा के समय घोड़े से गिरने के पश्चात हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों, उसका राज्याभिषेक 1206 ईस्वी में हुआ था, जबकि इसकी मृत्यु 1210 में चौगान या आधुनिक पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई। उसे लाहौर में दफनाया गया और वह दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसे मोहम्मद गोरी ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। लाखों का दान देने के कारण उसे लाख बख्श भी कहा जाता है। उसकी एक अंगुली टूटी होने के कारण वह ऐबक कहलाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा सत्य कथन है, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं खोखरों को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया। सही है। औपचारिक रूप से वो 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठा। ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के जारी नहीं किए। सही है। राज्यारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था और इसने सुल्तान की पदवी धारण की। तो ये सही नहीं है। इसमें 1 2 3 4 आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो कथन कहे गए हैं ये सभी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सही हैं और इसने सुल्तान की पदवी ग्रहण नहीं की थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ऑप्शन है अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का या अरबों का। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुर्कों का। दोस्तों, रजिया सुल्तान पहली महिला शासक थी जो कि तुर्कों की सहायता से 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी। उसने दरबार में तुर्कों का वर्चस्व समाप्त करते हुए गैर तुर्कों को भी सामंत नियुक्त किया, जिससे अमीर तुर्कों ने अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अंततः उसे सत्ता से हटा दिया गया। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के पास रजिया की हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलवन के संबंध में सही नहीं है? देखिए, उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सही है। उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन किया, सही नहीं है। उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया और उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो दोस्तों, ऑप्शन बी जो है आपका सही नहीं है, क्योंकि भारत में इक्ता प्रणाली को मोहम्मद गोरी ने प्रारंभ किया, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से चलाने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम इक्तादार था जिसे झांसी की इक्तादारी प्रदान की गई थी और इक्तादार का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष का होता था। बलवन 1266 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना और 1288 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। इसने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया और ये पहला ऐसा शासक था जिसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया, जैसे इसने नवरोज उत्सव का भी आरंभ करवाया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलवन, जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बलवन ने। दोस्तों, गयासुद्दीन बलवन ने रक्त और लौह यानी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाते हुए अमीरों और विद्रोहियों का कठोरता से दमन किया। उसने राजत्व की विचारधारा का प्रतिपादन किया और इस विचारधारा के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर खुदा या ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत ए खुदाई होता है। अब आइए खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरो खान या अलाउद्दीन खिलजी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहता था। उसका शासनकाल दिल्ली में 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा और वह अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में मदुरई तक कर चुका था। अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत 3 मुख्य बातों पर आधारित था: निरंकुशवाद, साम्राज्यवाद और धर्म और राजनीति का पृथक्करण। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी और इसका उद्देश्य था कम खर्च पर विशाल और केंद्रीकृत सेना रख पाना संभव करना। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाजारों की स्थापना की: अनाज बाजार, कपड़ों और अन्य सामग्रियों का बाजार और घोड़ों या मवेशियों का बाजार। ये 3 प्रकार के बाजार अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो आप जानते हैं, ऑप्शन ए रामचंद्र देव। दोस्तों, अलाउद्दीन ने मालिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी यानी 307 ईस्वी में, तेलंगाना 309 में, होयसल 311 का अभियान शुरू किया और उसने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया। राजा रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया, जिसके बदले अलाउद्दीन ने उसे 1 लाख टंका, 1 स्वर्ण छत्र और राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। आइए तुगलक वंश पर आते हैं। दोस्तों, तुगलक वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए, दोआब कर में वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन और खुरासान अभियान। तो सबसे पहले दोआब कर में वृद्धि है, ये याद रखिएगा 1325 में दोआब कर में वृद्धि। इसके अलावा दूसरे स्थान पर राजधानी परिवर्तन 1300, ये दोआब कर में वृद्धि पहला है। राजधानी परिवर्तन ये 1326 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन दोस्तों ये देखिए 1329 में और खुरासान अभियान 1330 में। तो हो जाएगा आपका कौन सा? 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2 और 4 ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनवाया था? तो उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जनहित के कार्यों और ब्राह्मण या हिंदू विरोधी के रूप में प्रसिद्ध रहा। इसके काल में दीवाने खैरात, जो कि असहाय और गरीबों की मदद के लिए, दीवाने बंदगान यानी दास विभाग, दारुल सफा सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था वो कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। इस कर के विरोध में दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी और अंत में दिल्ली के हिंदुओं ने ब्राह्मणों के बदले स्वयं इस कर को चुकाने का निर्णय लिया था। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है और इसे सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दोस्तों, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। वह अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। उसकी पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता को दिल्ली का न्यायाधीश यानी काजी नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? कला, संगीत, हस्तलिपि या दर्शन शास्त्र? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, दर्शन शास्त्र में। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। इसने दिल्ली में 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। वो अरबी और फारसी भाषा का विद्वान, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। राजमुंदरी अभिलेखों में उसे दुनिया का खान कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल होता था। उसने नस्ल और वर्ग विभेद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर अधिकारियों को नियुक्त करने की नीति अपनाई और दिल्ली सल्तनत की सीमा विस्तार जो है सर्वाधिक इसी के शासनकाल में हुआ, लेकिन इसकी क्रूर नीति के कारण राज्य में विद्रोह आरंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक को। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है क्योंकि उसकी अधिकांशतः नीतियां सैद्धांतिक होती थी, न कि व्यवहारिक। वह ज्ञानी तो था, लेकिन वर्तमान की स्थिति को न देखकर वह भविष्य की नीतियों पर अधिक जोर देता था। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। अगला प्रश्न है, किसने सन 1329 से 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्कों के प्रतीकात्मक रूप में मुद्रा चलाई थी? तो याद रखिएगा, प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था और इसने 1329-30 के मध्य चांदी और सोने के सिक्के के मध्य स्थान पर तांबे की प्रतीकात्मक मुद्रा को चलाया, लेकिन लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल बनवाकर मुद्रा का निर्माण करना आरंभ कर दिया, जिससे ये नीति असफल रही और इसकी प्रेरणा सुल्तान ने मंगोल शासक कुबलई खान से ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके, देखिए ऑप्शन आपके हैं मैसूर, औरंगाबाद, निजामाबाद या भोपाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, औरंगाबाद। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी प्रथम नीति के तहत राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, जो कि वर्तमान में औरंगाबाद में स्थानांतरित किया और ये जो कार्य था पूर्णतया असफल रहा और पुनः अपनी राजधानी दिल्ली ले आया। दौलताबाद नगर की स्थापना यादव नरेश भिल्लम द्वारा की गई थी और दौलताबाद को, याद रखिएगा, दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है। दौलताबाद नाम मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिया गया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों सैयद और लोदी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
तुगलक, लोदी, सैयद, इलवरी तुर्क और खिलजी। तो यहाँ पर देखिए आप याद कर लीजिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोदी वंश। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो ये क्रम जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 4 5 1 3 2। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था, आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। बहलोल लोदी ने अंतिम सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ करके लोदी वंश की स्थापना की थी और इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। बहलोल लोदी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से संबंधित था। वो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था और बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला और अंतिम सुल्तान था। याद रखिएगा दोस्तों, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपने कविताओं की रचना की थी। तो याद रखिएगा, सिकंदर लोदी। लोदी वंश के शासक दोस्तों सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखी थी। वो शिक्षित और विद्वान था और सिकंदर लोदी एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। इसने भूमि की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया, चुंगी और व्यापारिक कर हटा दिए, जिससे अनाज, कपड़ा और आवश्यकता की अन्य वस्तुएं सस्ती हो गई थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगरा शहर का संस्थापक कौन था। तो आप जानते हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने दोस्तों 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद कर दिया और मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप प्रदान करके उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किल सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त किया गया था। ऑप्शन है आपके रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद, बलवन या फिर बहराम शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बलवन। दोस्तों बलवन ने अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त कर दिया, क्योंकि ये समूह सुल्तान के विरुद्ध होने वाले जो विद्रोह थे उनके षड्यंत्रों का केंद्र था। बलवन स्वयं समूह चालीसा का सदस्य रह चुका था, इसलिए वह इनकी षड्यंत्रकारी गतिविधियों को जानता था। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले राजत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की थी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बलवन। बलवन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने राजत्व सिद्धांत की वर्णन की। उसने राज्य को दैवी संस्था माना और राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना। बलवन ने ईश्वर, शासक और जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को राजत्व का अधिकार बनाना चाहा। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।